without wasting time, I think I should jump into the topic, right? First of all, बहुत भल लगुच लगासी ना नुआपड़ा के कि इ प्रकार गोटे सुजोग मिली छे कहबा लगी आउ इ सबु भितरे जेन हस उल्लास भितरे गोटे इ प्रकार गोटे बौद्धिक चर्चा रखा है एटा हमर लगी बहुत बड़ कथा गोटे आउ बोधे एटा फर्स्ट टाइम बोधे हमर हिस्ट्री ऑफ ओडिसा रे होउचे कि गोटे इ जेन वातावरण थिसी गोटे माने चाक चंद्र वातावरण रो भितरे इ प्रकार गोटे चर्चा रखा है तो मुई बहुत बहुत आभारी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रो डॉक्टर वासुदेव सुनानी आमर सब कलेक्टर सार भी अच्छे मोर फ्रेंड भी ऐसे तो थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी तो मुई मोर भाषण हिंदी रे रखुचे क्या कम समय भितर मत बेसी कहबा लगी पड़बा और मुई ओडिया रे की भल बोधे नहीं कही पारे तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जो भी बात किया तो मुझे लगता है कि मोर और लेस हम लोगों ने काफ़ी मुद्दा को पकड़ा है और मेरे जैसे वक्ता जब यहाँ पे खड़ा होकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है तो आई एम दी पेन अल्टीमेट पर्सन वन बट द लास्ट तो सब लोगों को सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ मेरे पास है बोलने के लिए और जब ऐसे लोग बोले जो ग्राउंड जीरो से आते हैं लोगों के साथ काम करते हैं ये सब खत्म होने के बाद मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ मैं आपको बता पाऊँगा लेकिन मुझे लगा कहीं ना कहीं हम लोग नुआपड़ा को एक नुआपड़ा की तरह ही देखने की कोशिश कर रहे हैं वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू वी आर नॉट एक्चुअली हम लोगों ने एक मिस किया मुझे जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा था कि हम लोग नुआपड़ा को एक लार्जर पॉलिटिकल इकोनॉमी में उसको प्लेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं एक हेड मास्टर की तरह एक स्कूल टीचर की तरह या एक अच्छे इंसान की तरह हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि ये होना चाहिए अब ये होना चाहिए ये पहली बार नहीं बोला जा रहा है इसके पहले बहुत लोगों ने बहुत तरीके से बहुत माध्यम से इसको बोला है लेकिन बात ऐसा है कि जब हम इस मारागुड़ा महोत्सव के बारे में बात कर रहे हैं और हमें तो नहीं पता एग्जैक्टली उस टाइम में क्या था किस प्रकार की ऐतिह्य था किस प्रकार का सिविलाइजेशन था लेकिन जो बचा कुचा जो भी इतिहास हमारे सामने मौजूद है उसको देख के ये पता चलता है कि वहाँ पे संभव्यत एक बहुत ही एक पिक में रहा हुआ एक सभ्यता की मौजूदगी हमें हमारे सामने आती है जहाँ पे ईंटों का एक स्ट्रक्चर है एक बनाई एक बस्ती है वहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर है बहुत सारा चीज़ें हैं और बहुत सारे वक्ता लोगों ने ये भी कहा कि ये तभी संभव है अगर इसको हम लोग मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग में भी अगर समझने की कोशिश करें ये तभी संभव हो पाएगा जब कोई अर्थव्यवस्था के बाद सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो जब तक कोई अर्थव्यवस्था के पास सरप्लस माने जब जितना हम खाते हैं अगर उससे ज़्यादा अगर हमारे पास सरप्लस नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है कभी भी तो इसका मतलब ये है कि उस जमाने में हमारे पास इस प्रांत में इतने पैसे थे इतने खाने पीने की चीज़ें थी जो हमारे खुद के हमारा जो भी मतलब कंज्यूमर जो एक चाहता है चाहिदा होता है उसको मीट करने के बाद जो बच जाता है उसको वो करने में सक्षम था लेकिन इन दिनों में ऐसा क्या हुआ मारागुड़ा से लेके नुआपड़ा का जो जर्नी है आज माने या ना पाने हम अपने छाती को जितना भी ठोक ले लेकिन तथ्य यही बताते हैं कि आज के भारत में अगर सबसे गरीब जिला कोई है तो नुआपड़ा है अगर सबसे गरीब अगर कोई ज्योग्राफी है ताली मारने की बात नहीं है मैं कुछ चुंबक में बात करना रखना चाहता हूं बिकॉज इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड क्रिटिकली वेयर वी आर प्लेस्ड जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम कहाँ पे हैं हमारी स्थिति कहाँ पे और इसके लिए हमें क्या करने की प्रयास करना पड़ेगा तब तक मुझे लगता है कि हम किसी भी प्रकार से एक हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव में चीज को नहीं समझ सकते और दूसरी बात अगर क्योंकि हम समझ नहीं सकते इसलिए हम कोई भी रास्ता इसके लिए निकाल नहीं सकते पहली बात यह है कि ये केबीके का एक पार्ट रहा है और केबीके खाली भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में एक ऐसा ज्योग्राफी है जिसको ज्योग्राफी ऑफ हंगर भी बोला गया जिसको एक समय में इथोपिया के साथ भी तुलना की गई और नुआपड़ा उसका एक हिस्सा है और बहुत सारी रिपोर्ट आई हैं इस बीच में चाहे वो मिहिर शाह का रिपोर्ट ले लो जो मेरे एक प्रोफेसर भी थे ऐसे कुछ ब्लॉक्स हैं यहाँ के जैसे बोडन ब्लॉक हो गया सिनापाली हो गया जो कि अभी भी तमाम जितने ब्लॉक्स हैं या जिले हैं सबसे नीचे पायदान में नुआपड़ा है तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक है जब हम बोलते हैं कि एक तरफ हमारे पास संभावनाएं हैं हमारे पास एक रिसोर्सेस हैं और उसके साथ साथ माइग्रेशन है लेबर का इशू है तो जब हम लेबर का इशू के ऊपर बात कर रहे हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर रहे हैं कि हु आर लेबर्स एंड व्हाई दे आर मेड इनटू लेबर्स जो लोग आज गरीब हैं जो नादान हैं जो आज मजबूरी में अगर वो किसी देश में जाके काम कर रहे हैं अपना देह बेच रहे हैं तो ये क्या प्रक्रिया ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया या इसके पीछे कोई बड़ा सा एक स्ट्रक्चरल फोर्स रहा होगा
जो मजबूर आज भी करता है लोगों को अपना खुद का देह को सेल करने के लिए और एक ऐसी परिस्थिति में काम करने के लिए जहां पे उनके पास किसी भी प्रकार की डिग्निटी नहीं होती है, लिव अलोन एंश्योरिंग और एश्योरिंग अ मिनिमम सैलरी और वेजेस व्हाटएवर। तो इसको हमें समझने की जरूरत है। तो इसमें ऑब्वियसली जब आप माइग्रेशन की बात कर रहे हो, जब आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, आप जब माइग्रेशन लेबर की बात कर रहे हो, हम लोगों ने ये पढ़ा है, ये जाना है कि कैसे एक भूगोल जो कभी भी आज तक अगर आप इतिहास को खोखोल मैंने ढूंढने की कोशिश करोगे, आप पाओगे कि नोआपड़ा में कभी भी ऐसा नहीं था, एक परिस्थिति नहीं थी जब लोगों को मतलब भूखमरी का सामना करना पड़ा, ऐसा कभी नहीं था। एंड दिस इज अ वेरी रीसेंट हिस्ट्री। अगर आप फणिंदर सिंह देव जी की किताब भी पढ़ें, उन्होंने बहुत क्लियरली बताया है कुछ प्रोसेस हुआ है प्री इंडिपेंडेंस में, कुछ प्रोसेस हुआ है जिसके बदौलत ऐसा एक परिस्थिति सामने खड़ा हुआ जिसके वजह से कुछ लोग, और उनकी जाति है, उनका एक आइडेंटिटी है, ऐसा नहीं कि सब लोग माइग्रेट लेबर है, ऐसा भी नहीं कि हर कोई जात के लोग माइग्रेंट लेबर है, ये एकदम गलत बात है। वी हैव नंबर्स, जो नंबर हमारे आंकड़े हमारे सामने है, ये क्लियरली दर्शाता है कि लेबर कौन है और कौन लोग हैं जो माइग्रेंट लेबर बने हैं। तो आप ये जान के आश्चर्य होगे कि जो आज एक्चुअली माइग्रेंट लेबर में तब्दील हुआ है, एक समय में वही इंसान इस इलाके का जमींदार हुआ करता था। ये कुछ परिस्थिति हुई होगी ना, इसके पीछे कुछ एक स्ट्रक्चरल फोर्स बोलो, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बोलो, या कुछ भी एक प्रक्रिया है जो अभी भी काम कर रही है इसके पीछे। इसके लिए जितने भी कानून में सुधार ला भी लें, मुझे नहीं लगता है कि ये जो फोर्स आने वाले दिनों में रुकने वाला है। Rather, I would say it is going to become more stringent, it is going to become more strong, and this is reality, mind you. अभी बात ऐसा है कि जब नोआपड़ा के बारे में बात करते हो, नोआपड़ा में हुएनसांग आए ऐसा बोला जाता है। उन्होंने जब देखा नोआपड़ा को बहुत भव्य था। उसके बाद हुएनसांग के जैसे बहुत सारे लोग भी आए, पी साईनाथ आए, एवरीबडी लव्स गुड ड्राउट नामक किताब भी लिखा। उन्होंने फिर घूम फिर के बताया कि पहले का जो हुएनसांग का जो नोआपड़ा था या ये जो कौशल था, आज वो सेम नहीं रहा है, ये गरीबी में आज धकेल दिया गया है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने समय समय में किताब लिखी। डॉक्टर सुनानी ने भी लिखा है, समुएल दानी ने लिखा है, राजीव सगड़िया ने लिखा है माइग्रेशन के ऊपर। अभी अवनी सर का भी हम लोगों ने स्पीच सुना, फणिंदर सर का भी स्पीच सुना। अगर ये जितने भी बौद्धिक किताबें हैं, अगर ये जितने भी आप अगर रिसर्च मटेरियल देखोगे, आप उसमें एक चीज पाओगे। और एक भी दो तीन नाम मैं जोड़ देना चाहता हूं। बॉब क्यूरी जैसे लोगों ने, विदेशी जो यहाँ के जो गवेषक है, उन्होंने भी इसके ऊपर किताब लिखी है। तो नोआपड़ा का पॉवर्टी ऐसा है, बहुत सारे लोगों ने इसको समझने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी बहुत कम लोगों को यह समझ में आया है कि व्हाई नोआपड़ा कंटिन्यूज टू बी अ पुअर डिस्ट्रिक्ट। एंड दिस इज द मूड क्वेश्चन वी नीड टू डिस्कस टुडे इन दिस फोरम। अगर इसके ऊपर हम लोग दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एनी सजेशन, बिकॉज आई कैन ऑल्सो टेल कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट दिस इज नॉट गोइंग टू एड्रेस। क्योंकि ऐसा नहीं कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है। हम लोगों ने पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क देखा है, काड़िया देखा, बढ़िया देखा, अभी सुभद्रा योजना भी देखा, एंड आई हैव नो डाउट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू इंप्रूव मच फॉर आवर पीपल। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, और इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे मैं अपना 5-10 मिनट समय लूंगा, बहुत दूर से आया हूं भुवनेश्वर से, इसके लिए 5 मिनट का समय मांगता हूं आपसे। नाउ व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप पॉलिसी एरिना में देखोगे तो आप पाओगे कलाहंडी या केबी के एक ऐसा क्षेत्र रहा है पूरे विश्व में, खाली भारत में नहीं, जिसके बारे में जो चर्चा, चाहे वो माने बौद्धिक चर्चा हो, पॉलिसी सर्कल में चर्चा हो, ये हमेशा न्यूज में बना रहा है। और उसमें आप लोग जानते हैं, ये ऐसा एक ज्योग्राफी रहा है जहां पे लगभग हर कोई प्राइम मिनिस्टर विजिट कर चुका है। 1966 में इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी आए, पीवी नरसिंह राव आए, एसडी देवेगौड़ा आए, मनमोहन सिंह आते आते बच गए। तो तमाम लोग यहाँ पे आए हैं, और जब भी वो आते हैं तो यहाँ पे कोई मतलब पतुरा डैम या सुंदर आपका वैली हो गया या बारूगढ़ा वैली देखने नहीं आते हैं। ये इस इलाके की गरीबी को देखने आते हैं और गरीब लोगों को देखने के आते हैं। तो ये लोगों को जब वो देखने आते हैं तो उनमें कुछ होगा ना कि हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों। और ये भी जान के आप आश्चर्य होंगे कि पॉलिसी टोटल जो एरिना है हमारे प्लानिंग कमीशन से लेकर नीति आयोग तक, KBK continues to actually get the attraction of the policy maker, politician, civic society, और इसके लिए इस इलाके के लिए स्पेशल पैकेज बनाया गया। 1992-93 में स्टार्ट हुआ, जो कि 1995-96 में इंप्लीमेंट हुआ, जिसको हम लोग KBK प्लान बोलते हैं, और जिसमें लगभग 5000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और
आए दिन उसको बीजू गवर्नमेंट, बीजू जनता दल की सरकार जब थी तो उसको बीजू केबीके प्लान करके 250 करोड़ एवरी ईयर उन्होंने पंप भी किया। और उस दो पॉलिसी के चलते हमने लोअर इंद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट देखा और लोअर सुखतेल प्रोजेक्ट देखा। क्योंकि अगर प्लानिंग कमीशन का डॉक्यूमेंट देखेंगे वहां पे आप पता चलेगा आपको कि उनका जो एजेंडा था, एक तो ड्राउट प्रूफिंग था, जो सर ने डेटा दिया कि आए दिन यहाँ पे मरुड़ी पड़ता रहता है, यहाँ पे पानी कम है, ड्राउट एरिया है, तो ड्राउट प्रूफिंग करने के लिए डैम बनाया गया, लाइवलीहुड को इंश्योर करने के लिए बनाया गया। और जब बीजू केबी के प्लान में वो तब्दील हुआ तो बोला गया कि हमें लोगों का जिंदगी में भी कुछ लाभ देना चाहिए, उनकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अब जब इस स्थिति में देखोगे, आप क्या आशा करोगे कि ये पॉलिसी आने वाले दिनों में नौपड़ा की जिंदगी को बदलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माय ओन स्टडी सेज कि इट इज अदर वे राउंड। आज जिस डैम को लोगों के लिए बनाया गया, 30 गांव को डुबाया गया, 10 गांव उसमें संपूर्ण विस्थापित हैं। आज उस गांव के लोग ही आज लेबर बन के बाहर देशों में जा रहे हैं। And this is not something I am telling out of my mind. This is the hard research facts. Now you tell me how you are going to solve this problem. तो एक चीज हुआ, तो अगर शॉर्टकट में बोला जाए, हिस्टोरिकली एक प्रोसेस हुआ है यहाँ पे कि जिन लोगों के पास जमीन था, भले ही वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर रहे हैं या बड़े बड़े गौतिया रहे हैं, चाहे वो गौंड कम्युनिटी के हैं या डोम कम्युनिटी के हैं, क्योंकि हम लोगों ने सबने बोला कि ये एक दलित आदिवासी बहुल इलाका है जिसमें 50% दलित और आदिवासी है, लगभग 35% are Adivasi. And if you look at the number of migrant labor, they are in majority. They actually together constitute roughly 70-80% of the total migrant. और आप ये भी जान के आश्चर्य होंगे, सरकारी डाटा है, मैं अजीत पंडा जी का रिपोर्ट पढ़ रहा था, डाउन टू अर्थ में, शायद अभी नहीं है वो, 75,000 लोग अभी जब कोविड हुआ तो उन्होंने एनरोल किया था माइग्रेंट वर्कर के हिसाब से जब वो रिटर्न आ रहे थे। ये डेटा है, ये सरकारी आंकड़े हैं। तो 75,000 इज हाफ ऑफ द मेन वर्कफोर्स ऑफ नौपड़ा। हमारे नौपड़ा में टोटल वर्कफोर्स है 1,55,000 के आसपास। इसका मतलब यह हुआ जितने भी लोग काम करते हैं उसका आधा लोग बाहर जाके अपना रोजी रोटी कमाते हैं। तो ये क्यों हुआ? एक तो है कि एक जो ऐतिहासिक जो सिस्टम था लैंड एलिनेशन का, एक जमींदारी प्रथा आई, जमींदार के ऊपर गोरे सरकार के ऊपर, फिर उनके जो सरकार थी जब उन्होंने बोला कि टैक्स दो तो उन्होंने टैक्स को ट्रांसफर करके बोला कि आप जमींदारों को देना पड़ेगा। जमींदार ने बोला कि हम तो नहीं दे पाएंगे, ठेकेदार को बैठाओ। ठेकेदार ने बोला कि अब हम जो लोकल जो हेडमैन है गांव के, गौटिया है, उनसे पैसा लेंगे। तो इस प्रोसेस में कुछ आदिवासी कम्युनिटी फाइट किए जो मेनलैंड में रहे, कुछ आदिवासी कम्युनिटी या जो इंडिजिनस कम्युनिटी फाइट नहीं कर पाए, उन्होंने बोला कि बेहतर ये है कि हम लोग पहाड़ चढ़ लेते हैं। एंड दैट इज व्हाई टू प्रोसेस स्टार्टेड। एक एसिमिलेशन हुआ आदिवासियों का, दलितों का या बहुजनों का, और एक प्रोसेस जो हुआ, कुछ लोग रिट्रीट कर गए जंगल में। तो अभी इस प्रोसेस में यह हुआ कि बहुत सारे लोगों ने अपना जमीन हराया। फणिंदर सिंह देव की खुद की रिपोर्ट है, वो जब स्टडी करते हैं और पाते हैं कि बहुत सारे जो जगह जहां पे जमींदारी आदिवासियों की थी, आज वो आदिवासियों का नहीं रहा है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूम है, ये चल रहा है। और ये ऐसा आएगा कि एक दिन देखोगे कि ये कम्युनिटी के पास लैंड के नाम पे कुछ नहीं होगा। अब एक तरीका था लैंड एलिनेशन का जो सिस्टमेटिकली हुआ, और इसमें बहुत सारा जो आप लोगों ने बोला इंडेटेडनेस हुआ, लोगों को पैसा दिया गया, यहां पे साहूकार आए, बाहर के मारवाड़ी आए, ये आए, वो आए, ये सब है। लेकिन इसके साथ साथ एक फोर्स्ड एविक्शन भी हुआ इन दिनों में विकास के नाम पे। जब विकास का रथ आता है तो पैसा, पहला चक्का जो है, पहिया जो है, वो हमेशा गरीब के ऊपर, आदिवासी के ऊपर चढ़ता है। आप ये लोअर इंद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट देख लीजिए, जिस सभ्यता को पतोरा डैम ने डुबा दिया, उस सभ्यता में जितने भी डिस्प्लेस्ड गांव हैं, वो गांव के लोगों को देख लीजिए। यहाँ पे 5 डैम्स हैं, सुंदर डैम, तिखाली डैम, पतोरा डैम, साईपला डैम, डुमेरभाल डैम, और आपका छोटा सा एक MIP प्रोजेक्ट है पेंड्रावन में, वो भी एक देख लीजिए। तो अभी का जो प्रोजेक्ट है, इसमें जितने भी विस्थापित हुए हैं सब आदिवासी हैं, 50 भाग लोग आदिवासी, सेकेंड दलित और कुछ OBCs। तो ये लोग जमीन हराए। लोग बोलते हैं बहुत आसानी से कि आई डोंट बाय दैट आर्ग्यूमेंट कि लोग मोबाइल खरीद के लाते हैं। क्यों लाते हैं? एस्पिरेशन है। क्यों लाते हैं? क्योंकि उनको भी लगता है कि हमें भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। इट इज नॉट अबाउट व्हाट आई लाइक एंड व्हाट आई डोंट लाइक। जब एक गरीब इंसान के पास पहला पैसा जाता है, वो ट्राई करता है टू मैच अप विद, ये साइकी, ह्यूमन साइकी है। आपको भी 1 करोड़ या 2 करोड़ मिल जाएगा, आप भी मर्सिडीज खरीदोगे, भले आपके पास
पेट्रोल भरने के लिए पैसा ना हो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और एग्जैक्टली सेम हुआ 2000 पॉलिसी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भारत का वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी था। 2013 पॉलिसी आने से पहले उड़ीसा गवर्नमेंट ने 2006 में एक पॉलिसी लाया, जिसको हम रिसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बोलते हैं। उसके प्रस्तावना में लिखा है, 4 बिंदु है कि आप डिस्प्लेसमेंट को कम करोगे, यहाँ के जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज को वॉइस दोगे, डिस्प्लेस को वॉइस दोगे, और आप देखोगे कि लोगों का सही तरीके से रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट हुआ है। एंड दिस इज सरप्राइजिंग सर टू टेल यू दैट ये लोअर इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट, जहां पे मैंने भी अपनी जमीन गवाई है, सोनू पटेल भी है और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिन लोगों को मैं जानता हूं, युधिष्ठिर भी है, वहां पे आज 70% लोगों के पास ना घर है, ना जमीन है, ना उनके पास रोजगार है। और ये सभी लोग आज आप रिसर्च कीजिए, दे आर एक्चुअली माइग्रेंट लेबर। सो इट इज नॉट अबाउट गुड पॉलिसी और बैड पॉलिसी। एंड व्हाई इट हैज हैपेंड, ये क्यों हुआ है? हम तो बोल रहे हैं सब कुछ चीजें, हम बोल रहे हैं कि सरकार करेगा, लेकिन बात यह है कि सरकारें नहीं करती है। आप सरकार का स्वरूप को नहीं समझ पाए हो। अगर आपको लगता है कि तहसीलदार सरकार है, कलेक्टर सरकार है, या कोई बाबू यहां पे बैठा हुआ सरकार है, देन आई थिंक आई सीरियसली से दैट यू हैव सीरियस फेलियर इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट गवर्नमेंट इज। क्योंकि आप अधिकार मांग सकते हो, आज छीन नहीं सकते हो, बिकॉज यू हैव लिमिटेशन एज अ पर्सन। तो यहां पे एक बहुत बड़ा सीरियस क्लेम है कि हम लोग बोलते हैं, एमजी एनआरईजीए की बात बोलते हैं। एमजी एनआरईजीए इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर इन द कोविड-19 इन ओडिशा। माई ओन स्टडी, मैं जो अजिम प्रेम जी यूनिवर्सिटी के लिए किया था और जिसके लिए मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भी अपना भाषण देके आया, वहां पे हम लोग देखते हैं कि जितने पैसे आए थे कोविड के नाम पे, एक्सटेंडेड वर्क, एक्सटेंडेड वेजेस, एवरीथिंग हैज बीन शाइफन्ड ऑफ। और ये बहुत सारे न्यूज़पेपर में फ्लैश हुआ है, एम रामपुर से लेके नौपड़ा तक। और ये आप देखते हैं सब पैसा सरपंच, बैंकर्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के जो कलेक्टिव करप्शन में कैसे खाए जाते हैं। तो आप कैसे इंश्योर करोगे? आज भी वर्कर्स को, लेबर्स को नहीं पता है कि ये जो एमजी एनआरईजीए है, ये राइट्स है। दिस इज राइट। पीपल डोंट नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इज। हाउ वुड दे अंडरस्टैंड कि व्हाट एमजी एनआरई इज? तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक सीरियस गैप है। और आप ये भी जानते हैं कि एमजी एनआरईजीए के पहले भी दादन श्रमिक को रोकने के लिए ओडिशा इज द फर्स्ट स्टेट जो एक लॉ लेके आई दादन श्रमिक का, और जो परवर्ती समय में आपका इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 में तब्दील हुआ। लेकिन उसके पहले 1975 में उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया था। तो ये कुछ पहलू है। हो सकता है कि वी कैन गिव सो मेनी सॉल्यूशन फॉर लाइवलीहुड, कि कैसे उनको जॉब मिले, ये मिले, लेकिन मुझे लगता है द क्रक्स ऑफ द इशू, अगर मुझे पूछा जाए इतना पढ़ने के बाद, जानने के बाद, आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे कि हम लोग क्यों गरीब हैं? तो मुझे लगता है कि जैसे बॉब क्यूरी, बहुत सारे लोगों ने, पी साईनाथ, बहुत सारे लोगों ने स्टडी किया। तो बॉब क्यूरी लिखते हैं कि नौपड़ा का जब पॉवर्टी उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने देखा कि नौपड़ा के लोगों के पास भले ही दे हैव पावर टू गेट रीड ऑफ पॉलिटिशियन, बट दे डोंट हैव पावर टू गेट राइट। आप भले ही 5 साल में इलेक्शन देके एक्स को नहीं तो वाई को नहीं तो जी को आप इलेक्शन में लड़ा सकते हैं, लेकिन people don't have power to get right. And unless they have power to get rights, they cannot actually have power to have the entitlements that is meant for them. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पावर टू गेट राइट्स को आने के लिए मुझे लगता है, और यहां पे मैं अपना भाषण बंद करूंगा, मुझे पता है समय कम है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि ये जो सोच जिन्होंने भी किया है, पावर टू गेट राइट्स, ये कैसे मिलेगी? और यहां पे जो लास्ट बिंदु है, यहां पे हमें यह समझने की जरूरत है, कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी जिला क्यों ना हो, ये क्यों गरीब और धनी बनते हैं। और नौपड़ा का आज गरीब है, और ये सही में गरीब है, ये कोई मतलब झूठा बात नहीं है। आप कोई भी डेटा चेक कर लीजिए, भले ही सरकार के आंकड़े बोले कि हम इतना % कम हो गए, ये है। आज आप माइनस पीडीएस कर दो, आधे लोग भूखे मर जाएंगे। दिस इज फैक्ट। आज माइनस एमजी एनआरईजीए कर दियो, इट मीन्स ये जो भूमंडलीकरण, न्यू लिबरलाइजेशन में एमजी एनआरईजीए इज अ डैमेज कंट्रोल। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। पीडीएस इज अ डैमेज कंट्रोल। इसका मतलब यह है कि आज तक उड़ीसा गवर्नमेंट में एक भी रोजगार के बाबत में कोई भी पॉलिसी नहीं बना है। आई थिंक एमजी एनआरईजीए इज द ओनली वन पॉलिसी एंड व्हिच इज सेंट्रल पॉलिसी। और इसीलिए नौपड़ा जिला में अभी तक इतने सारे पॉलिसी मैन्युवरिंग के बाद भी कोई भी किसी भी प्रकार का
कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री या किसी प्रकार का इंडस्ट्री जो लोगों को काम दे सके उस प्रकार का नहीं बना है। और ये जब तक नहीं बनेगा तब तक लोगों के जिंदगी में किसी प्रकार का सुधार नहीं आ सकती। लास्ट बात है कि हम कैसे इससे छुटकारा पाएं, क्योंकि हम लोग खाली प्रॉब्लम पे चर्चा करेंगे तब तो मुझे लगता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें एज अ सिविक सोसाइटी, एज अ थिंकिंग पर्सन ऑफ आवर सोसाइटी, हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम इससे कैसे बाहर निकलें, हाउ टू मेक रियली नुआपड़ा अ प्रॉस्परस डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि अभी 2036 की बात चल रही है, हर कोई राज्य, हर कोई जिला इसी कोशिश में है कि उनको नंबर 1 बनना है, लेकिन हमारा जो हालत तो बहुत खराब है, हम 28-29 में हैं। अगर हमें नंबर 1 बनना है तो मुझे लगता है कि दिस इज राइट टाइम दैट वी शुड पॉलिटिसाइज आवर वर्कर्स। जब तक वो अपना अधिकार नहीं समझेंगे, आप भले ही टॉप डाउन जितना भी अच्छी अच्छी बातें एक प्रोग्राम कर लें, इट इज नॉट गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू राइट्स। तो जब तक जमीनी स्तर पे इंसान अपना अधिकार को नहीं पहचानेगा, जब तक वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को नहीं जानेगा, जब तक वो अपना गारंटीज को नहीं समझेगा, तब तक मुझे लगता है किसी भी प्रकार का कानून या किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन इज नो हेल्प टू वर्किंग पर्सन। और इसके लिए रवि लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और सिविक सोसाइटी में हैं। इसके लिए हमें एक पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पीपल करने की जरूरत है, क्योंकि व्हाट एक्चुअली मेक्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन तमिलनाडु एंड ओडिशा एंड फॉर दैट मैटर एनी अदर स्टेट इज द पॉलिटिकल कल्चर। और हम कितना इंटरेस्ट लेते हैं एक्ट्स में, अधिकार में, ये दर्शाता है कि हमारे लोगों को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है कि एक शुरुआत हुई है, और हमेशा बोला जाता है कि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा डायलॉग से होती है। तो एक डायलॉग आज जो शुरू हुई है इस मंच में, आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में इस प्रकार का बौद्धिक चर्चा बहुत तृणमूल स्तर में होता रहे, और आने वाले दिनों में इस प्रकार का अवसर हम लोगों को मिलता रहे ताकि हम अपना अपना जो इनसाइट है आपके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जदि आपण फेसबुक रे देखुछंती ताहाले आम पेज को फॉलो करी लाइक कमेंट करंतु, किंबा जदि आपण आमको यूट्यूब रे देखुछंती सब्सक्राइब करबा सह लाइक एवं कमेंट करबा को भूलंतु नाही।